अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। खासतौर पे शहर फैसलाबाद के ताजरों की बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन पे भी उनका कहना था कि बहुत सारा बिजनेस का नुकसान हुआ है और लॉकडाउन होने की वजह से जहां पे कारोबार मुंजमद हुआ, उसी के साथ साथ जो खरीदार थे उनका रश भी बाजारों के अंदर कम हो गया, क्योंकि जब लॉकडाउन खुला तो लोग जो हैं वो डर की वजह से भी बाजारों का रुख नहीं कर रहे थे और इसके साथ साथ लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की एशिया खुरोनोश को ख़रीदने के लिए ज़्यादा रश दिखाई देता था बनस्बत इसके कि कारोबार की गर्ज से घंटा घर के 8 बाज़ारों या इसके अलावा फैसलाबाद शहर का रुख करने वाले जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग थे उनका रुझान काफ़ी कम आया। अल्टीमेटली उसका नुकसान ना सिर्फ फैसलाबाद के ताजरों पे बल्कि पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो उस पर भी खासा इफेक्ट था। एक्सपोर्टर्स भी हमारे प्रोग्राम में आए, उनकी जानिब से भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अलबत्ता इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी लिए गए, क्योंकि बहुत सारी सनतें ऐसी थी जिनका 3 से 4 महीने जब बंद रखा गया तो उसके अंदर जो मुलाजमिन थे उनको फारिग करना शुरू कर दिया गया और हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गैलप सर्वे आया था, उसके मुताबिक तकरीबन 27 लाख पाकिस्तानियों ने अपने घर का सामान बेच के जो एशिया खुरोनोश थी उनको खरीदने की कोशिश की और अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने की कोशिश की। ये वो लोग थे जो कि सफ़ेद पोश थे और अपने घर का सिस्टम चलाने के लिए जो कीमती एशिया थी घरों की, उन्होंने वो बेचने को लाजम मलजूम समझा, क्योंकि ये दौर जो जा रहा है बड़ा ही नाजुक दौर है और इस नाजुक दौर के अंदर जीने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ मौजूदा हाल में देनी पड़ती है, चाहे वो ताजर दे रहे हों या फिर मुलाजमीन जो कि उनके पास काम करते हों। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की जानिब से रोजगार स्कीम मुतारफ करवाई गई। अब वो रोजगार स्कीम क्या थी कि उसके अंदर जितने भी बड़े सनत कार थे या इसके अलावा फैक्ट्री मालकान थे वो अपने मुलाजमीन को पे देने के लिए गवर्नमेंट से 1 बिलियन के करीब कर्जा ले सकते थे, लेकिन ख़ास तौर पे ये उन्हीं को दिया जाना था जो कि कारोबार कर रहे थे, किसी न किसी सेक्टर के मालिक थे और जो लोन दिया जाना था उसकी नौयत ये होनी थी देने की, मतलब क्वांटिटी इतनी होगी कि अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से लोन दिया जाएगा। लोन बड़ी आसान शराइत के ऊपर दिया जा रहा था। 3% जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर के लिए 5% रिटर्न के साथ जो है वो दिया जा रहा था शरह सूद के साथ, तो जिसके ऊपर सनतकारों ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन बहुत सारे सनतकार जो हैं, ज़्यादातर सनतकारों की अगर बात की जाए तो वो खुश नज़र आए। उनका कहना था कि एक मईशत का जाम पहिया जो है अब उसे घुमाने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ FBR की जानब से भी बहुत सारे ताजर परेशान हैं। उनकी FBR के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने ख़ास तौर पर दावत दे रखी है। हमारे पास नदीम अल्लाहवाला मौजूद हैं जो कि साबिक़ सीनियर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और क्लाथ बोर्ड के हवाले से भी अहम ओहदेदार हैं, उस हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं इनसे। क्या कहेंगे आप, FBR के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है ताजरों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बड़े डिटेल के साथ अपने इंट्रो में बताया कि ताजरों ने कोरोना के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का शिकार पिछले 4-5 माह से ताजर इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन हो या वैसे लॉकडाउन हो, ताजरों ने बड़ा सफ़र किया 4-5 माह से। अभी आपने डिटेल में बताया कि एफबीआर देखें, काफ़ी गवर्नमेंट की काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं इसमें, जिस तरह आपने एसएमईज़ के हवाले से बात की, लोन के हवाले से, लेकिन उसमें हमारा एतराज़ था कि जो फाइलर और नॉन फाइलर का कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अगर नॉन फाइलर है तो ये मिलेगा, ये इसको आप ख़त्म करें। ये फाइलर नॉन फाइलर को आप फैसिलिटेट जब आप तक करेंगे फाइलर को नॉन फाइलर को, तो ये आप नेट बढ़ जो हमारा टैक्स का नेटवर्क है वो उसको बढ़ा नहीं सकते। हुकूमत ने बड़े दावे किए हमेशा कि हमारे पास डाटा मौजूद है तकरीबन 35 लाख लोगों का, आप उनको क्यों नहीं रजिस्टर्ड कर रहे, क्यों इनकम टैक्स के नेटवर्क में क्यों नहीं लेके आते? इस तरह तो कभी भी हमारा जो फाइलर इन्हांस करने की पॉलिसी है वो कभी भी नहीं बढ़ेगी। और क्या उसमें क्या नुकसान होंगे, जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ बढ़ेगा और हमेशा बढ़ता आ रहा है। हर दफ़ा जो भी आपकी पॉलिसीज़ देख लें, अभी देख लें, बजट देख लें,
अब बजट में आपने अभी पूरा बजट पेश किया और उसमें बजट पेश करने के फ़ौरन बाद आपने अद्वियात की जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनको 10% उनकी टैक्स प्राइस इन्हांस कर दी। अब मुझे बताएं कि बजट तो होता है पूरे साल के लिए कि ये चीज़ें होंगी, ये टैक्स कलेक्शन होगी और इस हवाले से पूरा साल इतना पैसा हमारे पास आएगा गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक 15 दिन बाद, महीने बाद आप 10% इंक्रीज करें उनकी प्राइस। वो जो आप अगर फ़र्ज़ करें एक 100 रुपए की दवाई है, उसके ऊपर आपने टैक्स लेना है, इनकम टैक्स लेना है, जो भी लेना है, उसका आपने बजट में जिक्र कर दिया कि हमें ये पैसे इकट्ठे होंगे। वही अद्वियात अगर 120 की हो गई, 110 रुपए की होगी, उसके ऊपर से टैक्स भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। वो किस खाते में जाएगा? तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ताजरों को रिलीफ दें। चेयरमैन एफबीआर अपने मातहत एमएलए को कहें कि जो भी ताजर इस साल जो भी हमें रिटर्न फाइल करे उसको मनन तस्लीम कीजिए। हमारे तमाम ताजर बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा है कि आप बेजा नोटिस, देखिए एक चीज़, आप पूरा साल आपकी ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है। अब मुझे बताएं कि मेरा बिजनेस बंद पड़ा है, मेरे ताजरों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, हर सेक्टर माइनस शो कर रहा है अपनी ग्रोथ। उस हवाले से अब किस तरह उसको इन्हांस करके हम या एक फिक्स्ड पॉलिसीज ले आएँ कि इतने % बढ़ा के आप टैक्स फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट उसको, एफबीआर उसको मानेगा। वरना अभी नोटिस का सिलसिला हमें बता रहे हैं, दोस्त के नोटिस आना शुरू हो गए। ये इस अच्छा, इससे जो ताजर होता है वो परेशान भी होता है, बिजनेस भी ठीक तरीके से रन नहीं कर पाता। इसके लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? ये फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से लाया जाता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सके। अगर इस तरीके से नहीं आ रहे, आपका क्या कहना है कि किस तरीके से इनको लाया जाए? और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल अगर देखी जाए कोरोना वायरस की वजह से, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को क्या लाहेअमल तैयार करना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि ताजर जो एक अरसा दराज से परेशानी में मुब्तला है वो दोबारा स्टैंड होकर अपने कारोबार को आगे चला सके। नैयर भाई, जिस तरह गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना ताजरों को, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज ऐसी लेके आए जिससे ताजर भी खुश हो, इंडस्ट्री भी चले, रोज़गार का जो हमारा बेरोज़गारी की तरफ हमारी लहर चल रही है वो भी ख़त्म हो, उसको रोका जा सके। पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी भाई पूरी दुनिया में काम कर रहे थे, गल्फ में देख लें, बाकी मुल्कों में देख लें, वो वापस आ रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब गवर्नमेंट ने उनके हवाले से क्या सोचा है कि वो इतना हमें रेमिटेंस भेजते थे, ज़र मुबादला की शक्ल में पैसे आते थे, अब वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ देनी चाहिए कि गवर्नमेंट सब सेक्टर को लेके एतमाद के साथ फैसिलिटेट करके इनको रिलीफ दे, ताकि मुल्क का जो मौजूदा निज़ाम है वो कम से कम, जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल ट्रेड है, वो तो ना हमारी डिस्टर्ब हो। अगर वही बंद हो गई और आगे आने वाले बेरोज़गारी के हवाले से जो बाहर से लोग आ रहे हैं और हमारी जो अंदरूनी जो हमारे मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इससे हवाले से तो बड़ी तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ये सोसाइटी, माशरा और मुल्क। इस टाइम आप देख लें हमारे नेबर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आसपास चल रही हैं, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है कि हमने अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे देखना है, अंदरूनी पॉलिसीज़ को कैसे देखना है। और गवर्नमेंट की हमें कोई रिट नज़र नहीं आ रही, इदारे काम प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, जिस फंक्शनल तरह नहीं करना है। चाहिए उनको, हाँ, और पॉलिसियों के ऊपर खास तौर पे जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम करते हुए नजर नहीं आते। कारखाना बाजार की अगर बात की जाए, एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी है। कितने ताजर हैं जो कि इस वक्त अब पहले से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं, काम को छोड़ चुके हैं या फिर किसी और फील्ड में जा चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से? देखिए, स्पेशली सूतर मंडी या कारखाना बाजार या क्लॉथ बोर्ड की बात नहीं है, हर सेक्टर में ग्रोथ माइनस है, कारोबार शिलिंग हुए हैं, लोगों के कम हुए हैं और उसमें वॉल्यूम में कमी आई है। वो इंडस्ट्री देख लें, वो ट्रेडिंग देख लें या कोई भी सेक्टर देख लें, हर सेक्टर उसमें कमी, वाज़े कमी आई है। लेकिन सूतर मंडी भी इसी का हिस्सा है, सूतर मंडी भी हमारे माशरे के एक सिस्टम का हिस्सा है, वहाँ भी कमी आई है। काफ़ी लोग वहाँ से काम छोड़ के चले गए हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं। इसी तरह इंडस्ट्री भी, वो हमारी पावर लूम सेक्टर है, स्पिनिंग सेक्टर है, डाइंग यूनिट है, वो भी काफ़ी बंद हुए हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए, पहले हमारे गवर्नर जो स्टेट बैंक थे उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की थी कि जो 6 यूनिट हैं हमारे,
जो बंद पड़े हैं किसी वजह से, चाहे वो लोन की शक्ल में या किसी और शक्ल में वो बंद पड़े हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट लोग यूनिट पड़े हैं, बंद पड़े हैं, और सिर्फ क्या गवर्नमेंट अपनी को थोड़ी बहुत उसमें फैसिलिटेट करे तो इंशाल्लाह ताला वो दोबारा चल सकते हैं और दोबारा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ जो मालकान हैं, उनके साथ बैंकों के कोई मसले चल रहे हैं, कोई और मसले हैं, उनको रिलैक्स दे, उनको हल करे, ताकि वो भी दोबारा अपने लोगों को रोज़गार दें, चीज़ें चलें। इसी तरह इसी हवाले से सूत्र मंडी के जो हमारे टैक्सेस का निज़ाम है, जो हमने अब मुख्तलिफ फोरम पे उनको रिक्वेस्ट भेजी कि आप हमारी सूत्र मंडी के जो बेजा टैक्सेस हैं इसको आप ख़त्म करें, ताकि ताजर जो भी है वो टैक्स देने से कभी भी नहीं घबराते। टैक्स देना चाहते हैं, हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं, हम आपका बाजू बनना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई फैसिलिटेट करें। ये कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से 4-5 माह से हम बड़े परेशान हैं, ताजर बड़ा ही इसमें पिस गया है। अब उसकी सकत नहीं रही कि वो आगे मजीद इसको कंटिन्यू कर सके। अगर तो नहीं रही, लेकिन इस हवाले से आप खास तौर पे क्या कहेंगे कि कितने मुलाजमीन थे जो कि बेरोजगार हो चुके, क्योंकि बहुत सारे वहां पे लोग थे जिन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 मुलाजम भी अपनी सिर्फ दुकानों के ऊपर ही रखे हुए थे, लेकिन अब मौजूदा सूरत की वजह से हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो पहले से कितने कम हो गए मुलाजम, और कितने मुलाजम एक अंदाजे के मुताबिक कारखाना बाजार से फारिग होंगे? देखिए, कारखाना बाजार देख लें या 8 बाजारों में देख लें, तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग फारग हुए हैं। 20,000 खानदान जो मुंसलिक था किसी ना किसी तरह किसी शोबे से, हाँ। इस शोबे से, ताजरों से, मुलाजमत पेशा लोग थे, वो फारिग हुए हैं इस कोरोना की वजह से। जी हाँ, और कुछ क्योंकि ताजरों को भी नुकसान हुआ है, जिसके पास 20 थे उसने 10 कर दिए, 10 वाले ने 5 कर दिए और 5 वाले ने 2 कर दिए। कुछ सिस्टम जो है वो काफी उस तरह से स्टेबल होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा जैसे होना चाहिए। जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उसी पैटर्न पे वापस आ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पता नहीं, हमारा कोरोना के हवाले से अभी 2 माह और हैं, 4 माह हैं, जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, कोई इसका इलाज नहीं आ जाता। लेकिन अभी हमने इसी के हवाले से, इसी को फेस करते हुए इसकी आदत बनानी पड़ेगी। अब इसी के हवाले से हमें अब कंटिन्यू करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के जो व्यापार है हमारा, पूरी दुनिया के साथ जो बिज़नेस है, उसी के हवाले से जो मेयर्स हैं, SOPs हैं, उसको हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया किस करवट बैठती है, कैसे आगे कारोबार व्यापार की शक्ल क्या निकलती है। उस हवाले से गवर्नमेंट को, ताजरों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि पता चले कि हमने आगे एक्सपोर्ट कैसे करनी है, क्या उसके लॉज बनते हैं, किस तरह हमने आगे नई मार्केटें ढूंढनी है। वो गवर्नमेंट हमें अब गाइड करेगी, बताएगी, फैसिलिटेट करेगी, तभी कोई नई शक्ल निकलेगी। और गवर्नमेंट को इस मौजूदा सूरत में ये भी तो चाहिए कि जितने भी ताजर हैं उनकी खास तौर पे मीटिंग्स करे, उनसे सजेशंस ले, उनके जो तंजीमों के सरबराहान हैं उनको अपने पास बुलाएं और ये देखा जाए कि एक मीटिंग की जाए जिसके अंदर ये तय किया जाए कि मुनासिब पॉलिसियां अब आने वाले 1 साल के लिए कम से कम, क्योंकि 1 साल तो लगेगा, आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं कुछ चीजों के, तो उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, जब अल्टीमेटली आप ताजर को रिलैक्स करेंगे तो वो वापस उसका बिजनेस सेट होगा तो मुलाजमीन को वापस रखना शुरू कर देगा, और वो 20,000 खानदान जिनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं वो वापस अपने कामों पे जाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से या FBR जैसे आप बता रहे हैं उनकी तरफ से शिकंजे कसे जाएंगे तो उससे ये होगा, ताजिर जब परेशान होगा तो अल्टीमेटली उसके नीचे काम करने वाले मुलाजमीन भी परेशान होंगे, मुलाजमीन परेशान होंगे तो उनके घर वाले परेशान होंगे, चूल्हे ठंडे होंगे, उनके घर वाले परेशान होंगे तो उनके बच्चे भी परेशान होंगे, जो कि सिस्टम था एक पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और इस परेशानी का अल्टीमेटली अगर सेहरा किसी के साथ सजेगा तो वो गवर्नमेंट होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही बात है। देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या तो उसको ऊपर लेके जाती हैं या उसको नीचे उसका ग्राफ कम करती हैं। अब गवर्नमेंट बड़ा उनके पास गोल्डन चांस है कि ये ताजरों के साथ जो रियल आपके स्टेक होल्डर्स हैं, सेक्टर टू सेक्टर एक थिंक टैंक बनाएं, हर सेक्टर के हवाले से, हर शहर में कमेटियां बनाएं। जिस तरह हमारे चैम्बर्स हैं, फेडरेशंस हैं, उनके साबका सदूर हैं, मौजूदा सदूर हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बैठ के एक जामे और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए, ताकि ये बार बार
इंटरप्शन ना हो, बार बार रुकावट ना पड़े, और हमें पता हो कि हमारे टारगेट क्या है, हमारी मंजिल क्या है और हमने क्या करना है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, मौजूदा गवर्नमेंट हो या आगे इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट हो, वो उस पॉलिसीज को आगे पीछे ना कर सके, और हमें कॉन्फिडेंस हो कि ये पॉलिसीज अब 5 साल 10 साल चलेगी। महंगाई के हवाले से देख लें, महंगाई कितनी रोज दिन आए, रोज कोई ना कोई चीज़ों को कोई कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट का। आटा चीनी देख लें, कोई और सेक्टर देख लें, किसी सेक्टर पे कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा गवर्नमेंट का, कोई पॉलिसीज नज़र नहीं आ रही। और जब चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और हमारी इस टाइम गवर्नमेंट के साथ अवाम पूरी अच्छा, जो एसओपीज बनाए गए थे बाजारों के हवाले से, आप क्या समझ रहे हैं? बाजार तो इस वक्त खुले हैं, उन एसओपीज पे अमल किया जा रहा है ताजरों की जान से? देखें, हर गवर्नमेंट हो या जिली इंतज़ामिया हो, हमने अपने इदारों में, अपने बाज़ारों में कोशिश की है कि हम एसओपी के ऊपर पूरा अमल किया करें। जाए। अच्छा, इंक्रोचमेंट भी काफी हद तक खत्म, बल्कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इंक्रोचमेंट तमाम, और ये वाहद एक सब्जेक्ट था जिसके तमाम ताजर तंजीमों ने वॉलंटियर कहा था कि आप इंक्रोचमेंट बिल्कुल हम नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं पिशावर से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं? जी, आवाज मेरा ख्याल कट रही है उनकी, और लाइन भी कट गई है, तो मैं चाहूंगा आप दोबारा शो में कॉल करें ताकि आपकी कॉल को ठीक तरीके से हमारे तक और हमारी नाज़रीन तक पहुंचाया जा सके। तो क्या कहेंगे आप, इंक्रोचमेंट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है? देखिए, फर्स्ट टाइम तमाम एसोसिएशन ने आज तक, कोई भी डीसीओ साहबान आए हैं, कमिश्नर साहबान आए, बड़ी कोशिश की, बड़ी मीटिंग्स हुई कि यार इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें। और इस हवाले से कोई भी ताजर तंजीम एक पेज पे नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब पूरी ताजर तंजीमें, 8 बाज़ार पूरे फैसलाबाद ने खुद कहा है कि आप इंक्रोचमेंट ना होने दें, और 8 बाज़ारों में कोई भी व्हीकल किसी किस्म की आप अंदर ना इंक्रोचमेंट नहीं है। और ताजर भी इस हवाले से जिले इंतजामिया के साथ नजर आते हैं और इन एक्शन नजर आते हैं हमारे, खासतौर पर ACCT अयूब बुखारी हों, DC फैसलाबाद मोहम्मद अली हों, या इस पे साथ साथ ताजरों के साथ मीटिंग्स के हवाले से कमिश्नर इशरत अली हों, तो तमाम जो हैं वो काफ़ी मुतहरक हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी, कोरोना वायरस के बाद भी, इन बाजारों को तजावजात से पाक ही रखा जाएगा। जी, तो हमेशा के लिए इसको खत्म तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हमारे 41 के रिपोर्टर फजील जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और ख़ास तौर पे ताजरों के हवाले से बीट करते हैं, और ताजरों के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू मजीद कर लेते हैं। फजील, क्या कहेंगे? FBR को लेके नदीम अल्लाहवाला और इनकी तंजीम समेत बहुत सारे ताजर हैं जो कि परेशान हैं, और इनका कहना है कि ख़ास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के अंदर उनको तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी तंग किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए हनान, ताजरों का जो और सनतकार हैं, उनका हमेशा से एक ही मुतालबा रहा है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर फिर पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएं, और वो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म होंगी, और जिसमें जो ताजर हैं, सनतकार हैं, वो भी मुतफिक होंगे हुकूमत से। और ये भी ताजर कहते हैं कि ऐसी शराइत FBR की जानिब से रखी जाती हैं कि डर जाते हैं लोग, और डर से वो अपने आप को NTN में रजिस्टर्ड नहीं करवाते। और हर ताजर, हर कारोबारी तबका जो है वो चाहता है कि वो टैक्स पेयर बने, ना कि उसको बाद में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और ये लोग जो ख़ास तौर पे सूतर मंडी के कारोबारी तबका है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दोस्ताना पॉलिसीज़ होनी चाहिए। FBR को रवैया जो है वो कारोबारी तबके के साथ दोस्ताना रखना चाहिए, और इससे होगा ये कि हुकूमत के जो टारगेट्स हैं कि रेवेन्यू इतना इकट्ठा करना है, वो उनके एक तो टारगेट जो हैं वो अचीव होंगे।
दूसरा, कारोबार जो है वो ज़्यादा चलेगा। जब कारोबार ज़्यादा चलेगा, वही धागा है सूत्र मंडी से जो कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को जाता है, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जाता है। और जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो ज़ाहिर मुल्की सी बात है मैशियत स्ट्रांग होगी। ज़र मुबादला ज़्यादा मुल्क में आएगा तो मुल्क की जो मैशियत है, आज आप देखें कि डॉलर कहाँ तक चला गया है, और वो डॉलर बढ़ने की वजह से जो सोना है उसकी कीमत भी आसमान को छूने लग गई है कि अब गरीब की पहुंच से तो वैसे ही बाहर हो चुका है सोना, वो तो खरीद ही नहीं सकता बेचारा। इसके बाद जो कारोबारी हालात हैं, अब कोरोना से जो हम वापस आए हैं, लॉकडाउन खुल गया, हालात बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन मुतालबा जो ताजर ये कर रहे हैं या सनतकार ये कर रहे हैं कि अब हुकूमत को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कारोबार को। जो बांग्लादेश या इंडिया के जो ऑर्डर्स पाकिस्तान में मुंतकिल हुए हैं, अब फ़ायदा उससे ऐसे उठाया जा सकता है कि हुकूमत सपोर्ट करे कारोबारी तबके को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के बाद जो हमारी मैशियत तबाह हो रही है, जो रुपए की कदर गिर रही है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको मुस्तकम बना सकेंगे। अच्छा, ताजरों का क्या कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन किस चीज में देनी चाहिए? सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सेशन है वो टैक्सेस में इस वक्त ताजर मांग रहे हैं कि टैक्सेस जो कि पिछले साल से ये मुतालबा, पिछले साल जो बजट पेश किया था हुकूमत ने, तब से ये मुतालबात ताजरों के चल रहे हैं कि जो 17% टैक्स इन पर लागू किया गया है उसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद जो ख़ास तौर पर रिफंड्स हैं ना, सनतकारों के रिफंड्स, उनका बड़ा मामला है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे रिफंड्स जो हुकूमत के पास पड़े हैं वही हमें मिल जाते हैं तो इस वक्त हम अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी उनका कहना है कि हमारे खास तौर पे प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा है जो कि हुकूमत के पास चला जाता है, अब उसकी वजह से वो अपना सर्कल नहीं चला पाते। मतलब ज़िया आलमदार जो कि साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो भी पिछले दिनों जब शो के अंदर आए थे, उनका कहना था कि 2 से 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ एक सेक्टर का जा रहा है गवर्नमेंट के पास, टैक्स रिफंड नहीं हो रहा उसका। तो उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और छोटा ताजर तो वैसे ही जो है वो निकलता चला जा रहा है, क्योंकि उनको जब सर्कल चलाने के लिए पैसे ही मौजूद नहीं होंगे तो वो अपना सिस्टम किस तरह से चलाएंगे। नदीम अल्लाह वाला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सूतर मंडी के हवाले से आप क्या कहेंगे? यहाँ से भी कुछ एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो अगर होती हैं तो टैक्स रिटर्न्स के हवाले से वहाँ के ताजरों का क्या कहना है? देखें, जिस तरह फजील भाई ने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि हमारे रिफंड्स गवर्नमेंट के पास तकरीबन 532 अरब के करीब ताजरों के पैसे पड़े हुए हैं। अब मुझे बताएं कि अगर मेरे जो जिस तरह 525 अरब 532 अरब 32 अरब जी, एक बड़ी अमाउंट है। बड़ी अमाउंट है। अब अगर वही आप हमें वापस मिलना शुरू हो जाए तो हम नई मार्केटें और नया ऑर्डर पकड़ सकेंगे। हमने हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि जो हमारे पैसे हैं वो तो हमें वापस कर दें, और सेल टैक्स को आप 1 डिजिट पे लेके आएँ। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो 1 डिजिट पे ले आएँ, ताकि हमारा कम से कम पैसा गवर्नमेंट के पास जाए, और एक ऐसा पैरामीटर बनाएं कि 1 माह बाद, 2 माह बाद, या ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा बनाएं कि 3 माह के अंदर अंदर हर एक्सपोर्टर को उसके पैसे वापस मिल जाएं। 3 माह बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर चेकिंग के लिए होते हैं। अगर गवर्नमेंट सालों साल हमारे पैसे दबाई रखेगी और हमारा उसके ऊपर देखें, बहुत सारे यूनिटों ने गवर्नमेंट से लोन लिया होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट का जो लोन उन्होंने बैंकों से लिया है वो तो हमारे ऊपर चल रहा है, वो तो नहीं रुक रहा है। अब हमारे पैसे तो गवर्नमेंट के पास पड़े, उसके हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, कोई हमारे पैसे हमें वापस अपना सर्कल चलाती रहती है आपके पैसों से, लेकिन आपको जो लोन दिए हुए उसके ऊपर इंटरेस्ट डालती रहती है। और हर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे बिजली गैस के जो बेतहाशा इजाफा हुआ है इस 4-5 माह में, उनको वापस करे, कम करे। और जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं अभी दोबारा 7% पे आए हैं, इसको 5% पे लॉन्ग टर्म हमें बता दें कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप खुल के काम करें। ये 5 से बढ़ेंगे नहीं, तो हमें पता होगा कि हमारी फिजिबिलिटी बनाने में, हमें अपना बजट बनाने में, आगे ऑर्डर लेने में, ये ना अभी हम 5% या 7% के हवाले से कोई ऑर्डर पकड़ दें, बाद में पता चला ये 10% हो गया, 12% हो गया। आज बिजली के 21 रुपये पर यूनिट बिजली कास्ट कर रही है सनत को, अभी उसी हवाले से हम रेट आगे देते हैं, बाद में पता चले ये कि ये 2 रुपये बढ़ गए हैं। अब किस तरह मैनेज करेंगे? मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि आए रोज़ तब्दीलियां हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्राइस चेंज हो रही हैं, टैक्सों में इजाफा हो रहा है। आप
कोई इसमें स्टेबिलिटी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें पॉलिसी नजर आए कि ये हमारे टारगेट हैं, ये हमने ये रेट हैं, ये इस हवाले से आगे हमने सुकून के साथ आज ऑर्डर पकड़े 3-4 माह बाद वो मैच्योर होता है, प्रोसेसिंग सारे चीज़ों से गुजर के वो 4 माह बाद एक्सपोर्ट होता है। अब मुझे बताएं 4 माह में आज मैंने धागा कवर करना है, चीज़ों के हिसाब से आगे कोटेशन देनी है, वहाँ से फाइनल हो के रेट हमारी वो ऑर्डर पास होना है। अब जब तक वो ऑर्डर पहुँचता है तो वो कहते हैं कि जी रेट बढ़ गए, अब वो कस्टमर उठाता नहीं है, वो कहता है हमें नेगोशिएशन करें, आप रेट कम करें, आप रेट ज़्यादा कोड करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से क्या कहेंगे? जब यहाँ पे बिजली और गैस की कीमतें बढ़ जाती है तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे मुल्कों की बनाई जाने वाली सेम प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी खरीदार आते हैं वो फिर दूसरे मुल्क की चीजों को खरीदने को तरजीह देते हैं। देखिए इसमें बायर स्लिप होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे वही आइटम, वही चीज़ जो मेरे पास है, वही बांग्लादेश, इंडिया जो हमारे जो कंपटीटर हैं उन हवाले से अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क पड़ जाए, वो कहते हैं कि जी आपका रेट ज़्यादा है, मुझे तो ये बांग्लादेश से इस रेट में $2 में मिल रही है, $3 में मिल रही है, आपका रेट ज़्यादा है, या आप कम करें। अब मुझे बताएं अगर मैं कम करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, अगर मैं ना कम करूं तो मेरा बाहर हाथ से जाता है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इन हालों से हमारे साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठे और हर सेक्टर टू सेक्टर पिन पॉइंट पे ये चीज़ें सॉल्ट आउट कर ले कि ये हमने ये पॉलिसीज़ हैं, ये इस हिसाब से चलना है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा और गवर्नमेंट ताजरों का काम भी नहीं रुकेगा, बेरोजगारी में इजाफा भी नहीं होगा और ज़र मुबादला उसमें इजाफा होगा और सुकून के साथ हर बंदा काम करेगा। फजील, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इसी वजह से हमारा ज़र मुबादला नहीं बढ़ रहा, और जो सनतकार है उनका कहना है कि एक्सपोर्ट्स में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी। अब सनतकार को प्रॉफिट वो कम ले लेता है लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है उसे निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट जो है वो बिजली और गैस को सस्ता कर दे, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हनान, जब एक सनतकार अपनी कोई चीज़ बनाता है वो सारे उसके खर्चे अलग करता है, खर्चे अलग करने के बाद फिर उसने देखना है कि इस पर मैंने टैक्स कितना देना है, वो भी उसमें डालता है, उसके बाद फिर वो अपने प्रॉफिट की तरफ जाता है। अब जब आप देखेंगे कि आपकी बिजली और गैस के टैरिफ ही इतने महंगे होंगे, टैक्सेस ही इतने होंगे, आप उसको कैसे अपने प्रॉफिट की तरफ कैसे लेकर जाएंगे? अब एक चीज़ है ये बनाकर नदीम साहब दे रहे हैं, अमेरिका में फ़र्ज़ करें यूरोप में दे रहे हैं, वही चीज़ इंडिया दे रहा है $5 में, इनको खुद से पड़ रही है $6 में। ये कैसे वो उधर जाके $5 में दे सकेंगे? $1 का तो इनको नुकसान हो गया सीधा। वो अगर नहीं देंगे तो इनका जो वो कस्टमर है वो ख़राब हो जाएगा कि मैंने वो उसको जब सस्ती चीज़, हमेशा ये दुनिया का निज़ाम रहा है कि जहाँ से किसी को फ़ायदा मिलता है वो लेता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे साथ इसका ताल्लुक है या मेरे साथ इसकी दोस्ती है, उसने देखना ये है कि मेरा बिज़नेस कैसा जाएगा। मैं अगर ये $5 की लूँगा इससे तो अपने मुल्क में मैं इतने की बेच सकूँगा। हुकूमत को सबसे पहले जब पॉलिसीज़ बनती हैं उनको ये देखना चाहिए हुकूमत को कि 1 साल का अगर बजट बन रहा है तो उसमें टैक्सेस कितने लेने हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, हमारे सनतकार कितने हैं, उनसे टैक्सेस रेवेन्यू हमारा इतना आएगा। ये जैसे ये बता रहे हैं कि जी आज अगर टैरिफ का या यूनिट का रेट जो है बिजली का 21 रुपये है, वो 2 दिन बाद 24 रुपये हो जाता है। इनको कैसे पता चलेगा कि जी हमने अपना ये बजट सेट करना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी शाहिद साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा ये जरा मामला देखें, थोड़ा सा स्पीकर पे आवाज जो है वो ठीक नहीं आ पा रही और सवाल हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा। तो उतनी देर फजील आप ये बताइएगा कि घंटाघर के 8 बाजारों के अंदर जो एसओपीज बनाए गए थे वो एसओपीज को ताजरों की जांच से फॉलो किया जा रहा है? देखिए हनान, एसओपीज जब बनाए जाते हैं कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते। हर जगह पे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो हमने पहले से घंटाघर देखा था आज घंटाघर वैसा नहीं है। वहाँ पे फट्टे उठा दिए गए हैं,
रेहड़ियाँ उठा दी गई हैं, बाज़ार साफ़ हैं, लेकिन इंतज़ामिया ने SOPs बहुत अच्छे बना कर दिए थे और ये हमेशा से जो वहाँ पर कारोबारी तबका था वो चाहता था कि घंटाघर से जो मुंसलिक बाज़ार हैं वो साफ़ होने चाहिए। सफाया कर दिया उन्होंने, एक दुनिया बार को पता चले कि ये एक पहचान है फैसलाबाद की, और वो इतना खूबसूरत घंटाघर है हमारा, उसके बाज़ार हैं, उसमें जो गोल्स हैं वो सारा अगर खाली करवा के ड्रोन कैमरे से उसके सीन्स लिए जाए ना, तो दुनिया को पता चलेगा कितना अच्छा ये नक्शा बना है। अब इंतज़ामिया ने SOPs तो बहुत अच्छे बना कर दिए, अच्छा ताजरों ने तो उसको फॉलो कर लिया, उन्होंने कहा जी हम इंक्रोचमेंट ख़त्म कर देते हैं। अब दो बाज़ारों में एक से आप अंदर दाखिल होते हैं, अमीनपुर बाज़ार से, कारखाना बाज़ार से आप निकलते हैं। अच्छा, इंतज़ामिया ने ये कहा था ताजरों को जी हम बाज़ार तब खोलेंगे जब व्हीकल फ्री होंगे बाज़ार। ताजरों ने कहा जी हम व्हीकल फ्री कर देंगे, ठीक है आप खोलें। व्हीकल फ्री बाज़ार के नाम पर शहर को खोल दिया गया। अब आप देखते हैं कि जब अमीनपुर बाज़ार जाएं, रोज़ाना जितनी दफ़ा मेरा चक्कर लगता है ना घंटाघर जाने के लिए, और एक उतनी घंटाघर दफ़ा जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगता है। वो घंटाघर को 1 घंटे का नाम आप दे दीजिए कि 1 घंटा आपको लगेगा। इतना रश, पुलिस उधर खड़ी है, कोई उधर SOPs नहीं है, लोगों ने मास्क नहीं पहने, मोटरसाइकिलें खड़ी करके उधर खड़े हैं, इंतजार में लगे हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है और लोग ट्रैफिक बंद होने की वजह से बहुत परेशान होते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस हवाले से हमारे सिटी ऑफ फैसलाबाद जो हैं बारहा कह चुके हैं जनाब एक्शन लीजिए, निकले ऑफिस से चेक करें आखिरकार क्या सूरत हाल है हमारे सड़कों के ऊपर फैसलाबाद की। तो एक ब्रेक लेंगे फजील, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले ताजरों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। नदीम अल्लाहवाला की जानिब चलते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो देखने को मिल रहा है। किस किस्म की मुश्किलात हैं वो, और क्या कहना है इस हवाले से उनका? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर गवर्नमेंट उसको अपील करती है कि आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, आप रेमिटेंस भेजें, ये करें। कहीं भी पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा उन्होंने पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उनकी मुश्किलात में सबसे ज़्यादा जो है उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा हो जाता है। उनके जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, पीछे उनके रिश्तेदार, रिलेटिव या कोई और उनकी प्रॉपर्टियों पे मोस्टली ये हमारे पास ज़्यादा शिकायत आती हैं कि उनकी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा हो जाता है। मेरी RPO साहब फैसलाबाद, गवर्नर पंजाब और वज़ीर पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि आप हर सिटी के अंदर एक कमेटी बनाएं, वहाँ पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मसाइल हैं वो वन विंडो के ऊपर आप इसको हल करें। आपकी इंशाअल्लाह ताला उसमें क्या होगा कि उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, वो अपनी यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, और जिन प्रॉपर्टियों के ऊपर उनका कब्ज़ा हुआ है या कोई मसले मसाइल हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो मुझसे रब्ता करें। 1-2 टेस्ट केस हैं, RPO साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे पास या जितनी भी मुतल्लिका इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, वो रब्ता करें। हम उनको एक टेस्ट 2-3 टेस्ट केस देंगे कि ये लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनकी प्रॉपर्टियों को कब्ज़ा बैठे हुए हैं लोग, और वो नहीं, उनके कई रिलेटिव हैं, किसी के दूसरे हैं, वो उनके ऊपर कब्ज़ा हुआ है। उससे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इनसिक्योरिटी होती है कि हम पैसे कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस पर काबिज कोई दूसरा हो जाता है। दुख तो फिर लगता है, लेकिन इस मामले को कुछ संजीदगी से लेना चाहिए। फजील, आप क्या कहेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए इस पर? देखिए अनान, सबसे पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो एक बड़ी रीढ़ की हड्डी का वो भी हैसियत रखते हैं मुल्क की मईशत को मजबूत करने में। कि जब अगर देखें कि सऊदी अरब से या अमेरिका से या किसी दूसरे मुल्क से कोई डॉलर्स की शक्ल में या रियाल की शक्ल में इधर पाकिस्तान में कोई पैसा आता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है मुल्क की मईशत को मजबूत करते हैं। और जब वही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, कोई बिज़नेस अपना चलाएंगे या फिर प्रॉपर्टी का ही कारोबार वो करेंगे, तो उसमें जब कारोबार में इजाफा होगा तो वो भी ज़ाहिर सी बात है, अगर एक रजिस्ट्री किसी के नाम ट्रांसफ़र होती है तो वो रेवेन्यू हुकूमत को जाएगा। तो इसके बदले में हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी होती है रियासत की कि वो अपने शहरियों को सिक्योरिटी फ्राहम करे। उनको इतना एतमाद होना चाहिए अपनी रियासत पे कि वो अगर
आंखें बंद करके अपने मुल्क में पैसा फेंक रहे हैं तो वो उनका ज़ाया नहीं जाएगा या उस पर कोई भी काबिज होकर नहीं बैठ जाएगा। तो इसलिए ये अदारों का काम है, हुकूमत का काम है कि अपने जो बाहर के ममालिक में बैठे शहरी हैं उनको इस चीज़ का एतमाद दिलाया जाए कि हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं। अगर आप बाहर हैं, हम आपकी इधर कोई चीज़ है, प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे अदारों की जिम्मेदारी है। तो इस हवाले से बड़ा संजीदगी से ये सोचने की बात है। उनको ये नहीं होना चाहिए कि वो उधर अगर बैठे हैं बाहर के ममालिक में पैसा भेजना ही छोड़ दें, इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दें, तो ये इसमें भी बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। और हमारे ताजरों की बात की जाए अगर घंटा घर के ख़ास तौर पे जितने अतराफ में ताजर हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। इंक्रोचमेंट ख़त्म तो हो गई लेकिन परेशानी का सामना किस तरह से कि जितने भी ठेले, अगर कचहरी बाज़ार की अगर बात की जाए तो जितने काउंटर्स लगवाए जाते थे उनसे 40,000 50,000 इस तरह चार्ज किया जाता था और एक दुकान के आगे 2-2 काउंटर लगे होते थे। अब इनसे जो पैसे चार्ज करते थे वो दुकान मालिक चार्ज करते थे क्योंकि उनकी दुकान के आगे काउंटर लगाए जाते थे। अब वो काउंटर उठा दिए गए हैं, कुछ लोग बेरोजगार तो हुए हैं लेकिन जहाँ पे वो लोग परेशान हैं जो इंक्रोचमेंट की वजह से उठाए गए हैं, दुकान मालिक भी परेशान नजर आते हैं। मुफ्त के किराए उड़ गए वहाँ से। वो तो उनकी तो इनकम थी ना, एक तरीका था उनका इनकम का। इसके अलावा मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं इन रेडी और ठेलों की वजह से। वो ये जो बाज़ारों में अभी भी रश नहीं ना टूट रहा, ये जो मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ जा रही हैं, ये एक पीछे से प्री प्लानिंग मुझे लग रही है कि वो लोग जो इनसे मंथलियाँ लेते थे ना, उनको परेशानी बनी है कि यार ये क्या हो गया, हमारा बंद हो गया पैसा आना। वो मंथलियों की सूरत में जो लेते थे उनको उनको ज़्यादा परेशानी है मालकान की अगर बात की जाए तो। वो लोग तो एक रेडी वाले से रोज़ाना को 2-2 3-3 हज़ार अगर कोई नहीं देता था उसका सामान उठा के ले जाते थे। वो आपको भी समझ आ गई होगी कौन उठाते थे। वो फिर वहां जाके उसको फ़ोन करना, आ जाओ अगर अपना सामान लेना, इतने पैसे दे जाओ, ले जाओ। यानी सीधा टारगेट आपकी तरफ से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन का अमला सारी जगह पे एक्शन करता हुआ नजर आएगा। जंग बाजार में एक्शन, जंग बाजार में आप देखेंगे, कचहरी बाजार हो, चनियोट बाजार हो, कारखाना बाजार हो, मोंटगोमरी बाजार हो, हर जगह पे आपको नजर आएंगे वो। जंग बाजार लॉकडाउन जब था ना, मुकम्मल बंद था घंटा घर। जंग बाजार में तब भी रेडी ठेले ऐसे रश लगा था, उधर कोई भी नहीं जा रहा था, कोई भी नहीं पूछता था, क्योंकि उधर से रोजाना की बुनियाद पर आपको मिलता है अपना खर्चा पानी। मतलब जितने भी वहाँ पे इंस्पेक्टर्स वगैरह या जो भी आपका कहना है कि आते हैं, उनकी तरफ से सेटलमेंट होती है कोई ना कोई, जितने भी रेडी वाले हैं। और अगर रेडी वाले की बात की जाए, घंटाघर से शुरू होके राजबाग रोड तक आप चले जाएं, उधर और तक सैकड़ों रेडियां लगी होती हैं। बिल्कुल लगी। और तमाम रेडियां, अब रेडियां ही नहीं, वहां पे ठेले भी कईयों ने लगाए हैं सब्जियों के। और जब चले जाएं तो मनपसंद रेट जो हैं उनके देने पड़ते हैं। किसी के ऊपर रेट लिस्ट अवेजा नहीं की, किसी ठेले वाले ने नहीं की, किसी फ्रूट वाले ने नहीं की, किसी रेडी वाले ने नहीं की। अब जो भी शख्स वहां पे आ रहा है, हर एक का रेट मुख्तलिफ है। वो कहते हैं भाईजान लेना है लें, नहीं तो आगे चलते बने। अच्छा, आपने ये खुद ही बात कर दी कि वहाँ पर रेट लिस्ट अवेजा नहीं की जाती, और ये सख्ती से इंतज़ामिया की जानिब से ये अहकामात जारी किए जाते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी अगर रेडी है तो वो रेट लिस्ट ज़रूर अवेजा करेगा। आप नदीम साहब यहाँ पर बैठे हैं, कोई 20 25 30 साल तो इनको हो गए होंगे घंटाघर में, इनका बिजनेस है। इतने सालों में ये भी बता सकते हैं कि आज तक घंटाघर में कभी किसी रेडी वाले ने रेट लिस्ट अवेजा की हो? या अच्छा, लॉकडाउन के दिनों में जब रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन होती थी तब भी अवेजा नहीं होता। कई बार हमने रिपोर्टिंग की है वहां से, मैंने रिपोर्टिंग की है वहां से कई दफा कि जनाब आला यहाँ पे लोग जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, लोगों की जान से शिकायत का अंबार लगा है, किसी ने रेट लिस्ट अवेजा नहीं की, और जो भी लोग खरीदारी की गर्ज से आ रहे हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो एक्शन नहीं लिया गया और अभी भी नहीं लिया जा रहा। आप ये देखें कि क्यों नहीं लिया जा रहा एक्शन, आखिर वजह क्या है इसके पीछे? अगर कोई भी चीज़ है वो उस पर अगर एक्शन नहीं होता तो बड़ी वजूहात होती हैं। अब देखें कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो बड़ी मुतहर्रिक रही, जो ग्राम फरोश हैं, मुनाफा खोर जो हैं, एसीज हमारे, उन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की। वो हर जगह पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी को उन्होंने पकड़ा और सील किए गोदाम। लेकिन वो एक घंटा घर जो एक छोटा सा रेडी वाला है वो ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा ताकतवर है, उसको कोई कारखाना नहीं पूछने बाजार के वाला। बड़े ताजर से ज्यादा ताकतवर है। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल सही बात सियासी है। असर सूख रखते हैं वो काफी। जी ऐसे ही है, लेकिन देखें इंतज़ामिया, ये हमारी ब्लेसिंग है कि आज जो मौजूदा ज़िली इंतज़ामिया है वो बहुत अच्छी, उसमें ऑफिसर्स हैं,
आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, कमिश्नर, डीसीओ और एसी सिटी साहब, ये एक टीम है। आपने 8 बाज़ारों को एक मॉडल डिक्लेयर करें, हर बाज़ार की इंक्रोचमेंट के हवाले से वहाँ इंस्पेक्टर, वहाँ जो हमारा लोडर, जो गाड़ी उठाने वाला, हर बाज़ार का सिस्टम बनाएं और वहाँ इदारों को फंक्शन हमें नज़र आना चाहिए। और खुदारा मेरी ज़िली इंतज़ामिया से अपील है कि फैसलाबाद के 8 बाज़ारों को हमेशा हमेशा के लिए इंक्रोचमेंट फ्री, हम खुद चाहते हैं, ताजर चाहते हैं कि आप इसको हमेशा के लिए इसी तरह, इसी पैटर्न के साथ चलें। अब दोबारा देखें, ईद की आमद है और जानवर भी बाज़ारों में आना शुरू हो गए। गवर्नमेंट का मुझे कोई ट्रैफिक का आदमी, कोई हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं या कोई भी इंतज़ामिया के आदमी वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे। अपनी रेट कायम करें। इंक्रोचमेंट दोबारा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आ रही है, सख्ती से उनके साथ निपटें, जुर्माने करें, उनकी दुकानों को सील करें ताकि आइंदा कोई जुर्त ना कर सके अपनी दुकानदारी सड़कों पे बनाने से। वरना ये आज जो पैटर्न बने, ये कभी आज तक इस तरह कभी हुआ ही नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे अब कमजोरी अगर नजर आएगी या दिखाई देगी, वो सिर्फ इंतजामिया की तरफ से होगी, ताजरों की तरफ से आपको नहीं नजर आएगी। अच्छा, कई दफा फजील वहां पे गुफ्तगू भी जब हमने की रेडी वालों से, उनसे कहा आप लोग पैसे भी देते हैं, तो उनका कहना था भाईजान हम पैसे तो दुकानदार को भी देते हैं जिसकी दुकान के आगे खड़े हैं, और वहां पे आने वाले जो कई गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको भी देते हैं। तो उनको जब कहा गया ऑन कैमरा आप ये बात कहें, तो ऑन कैमरा नहीं उन्होंने कही। उनका कहना है कि अगर हमने कह दी तो यहां से हमारा कारोबार जो एक ठेले की शक्ल में अब चल रहा है, जिससे हम अपने घर वालों का घर पालते हैं, दुकानदार ने भी फारग करवा देना है, और जिनको पैसे देते हैं गवर्नमेंट मुलाजमीन को, उन्होंने भी दोबारा हमारी रेडी जो है वो उठाने के बाद वापस नहीं करनी। तो ये इस सिस्टम को किस तरह से ठीक किया जा सकता है? देखें, जो पहले बात की है ना कि जो ताजर हैं, बड़े कारखाना बाजार के हों, सूत्र मंडी के हों या दूसरे घंटा करके, उनसे एक रेडी वाला मजबूत है। वो रेडी वाला खुद मजबूत नहीं है, उसके पीछे लोग खड़े मजबूत हैं। अगर वो रेडी वाला आज उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो वो तो बेचारा मर गया, उसको तो कारोबार ठप हो गया। अच्छा, कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं देखने को मिलती कि रेडी वाला एक्शन नहीं लेता, लेकिन रेडी वाला जिसको पैसे दे रहा होता है वो उसकी पुष्टपनाही करता है, और उसको पता है कि मेरा महीने का जो सिस्टम चल रहा है, अगर मैं ये उठ गया तो ये सिस्टम मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। अगर 4 रेडियां आपकी दुकान के आगे खड़ी होती हैं, 40-40 हज़ार लें, 1,60,000 रुपया आपको तो महीने की इनकम यहीं से इकट्ठी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो इस तरह के फिर जब दुकानदार को मसला होगा, वो अपने मुकामी जो बाजार है उसके सदर को जो है वो इकट्ठा करेगा, मुकामी MPMN इसको कहेगा कि इसकी जान छुड़वाई करवाएं और दोबारा से लगाने की इजाजत दें। तो ये आवे का हवा बिगड़ा है, इसे दुरुस्त करने के लिए कोई सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये एक्शन भी लिया जाएगा। बाकी इंक्रोचमेंट के साथ साथ अब इसी की भी कोरोना को लेते हुए सफाई कर दी जाए तो बेहतर है। तो नदीम अब अल्लाह वाला हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। फजील आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सारी मुफीद इन्फॉर्मेशन थी जो आपने बड़ी प्यारी स्माइल के साथ हमारे साथ शेयर की। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी और शख्सियत जो है वो बेहतरीन हो, तो उसके लिए हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना ज़रूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, जो कि जना कॉलोनी में मौजूद है, आइडियल बैंक की बिल्कुल सामने। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन हेयर स्टाइल के साथ खूबसूरत दिखे तो वहाँ का रुख करें। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। किचन में चलते हैं, देखते हैं कि आज शेफ जो हैं वो क्या तैयार कर रहे हैं और क्या बना के हमें खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ क्या बना रहे हैं? ईद की मुनासबत से ईद पे अक्सर औकात मिठाइयाँ जलती हैं, मीठा मुंह किया जाता है, तो आज कुछ मुनफरिद मुझे रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या बनाने जा रहे हैं? जिस तरह के हनान आपने बता दिया कि मीठा होता है, तो अब देखें कि गोश्त खाना है, गोश्त के बाद कुछ ना कुछ मीठा होगा। छोटी ईद तो ठीक है, हम सवैयों से जलेबियां गुलाब जामुन बना के कर लेते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे गोश्त के साथ कोई दूध की प्रोडक्ट होती है, ठीक है, लाइक जिस तरह से आप लोग कोई खीर बनाते हैं, कोई हलवा वगैरह होता है। तो आज की जो हमारी रेसिपी जिस तरह गर्मियों में आई है, तो हम बनाएंगे लौकी के साथ, जिसे खा के पंजाबी में कहते हैं ना ठंड पै गई, वो है कद्दू की खीर। कद्दू की खीर बनाएंगे आज हम। यानी एक मुनफरिद बिल्कुल डिश है जो कि आज हम तैयार करने जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है
हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो हमें इस वक्त देख रही होगी, उनको इस रेसिपी का पता ही नहीं होगा कि ये भी बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बेसिकली ये वाली जो रेसिपी है ये ज्यादातर अंदरून सिंध के अंदर बनाई जाती है, कराची वाली साइड पे बनाई जाती है, क्योंकि लौकी हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन नहीं है। तो लेकिन मुझे मिल गई थी लौकी, मैं ले आया हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा कि अगर आपको लौकी ना मिले तो आप उसका ऑल्टरनेट जो है वो क्या यूज कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और किस तरह से तैयार की जाएगी, रेसिपी क्या होगी वो बताइए। ओके, सबसे पहले तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर जो है, मतलब 1.5 किलो या 6 कप दूध जो है वो आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। और ये जो मिल्क है ये टेट्रा पैक का है। अगर आप खुला नागौरी की दुकान से ले रहे हैं तो आपको वो तकरीबन 2 लीटर लेना है। इतना बॉईल करें कि वो 1.5 लीटर रह जाए, ठीक है, गाढ़ा हो जाए थोड़ा, काट लेना है उसे अच्छे से, काट लेना है उसे। दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून हबीब बनास्पति घी। यानी आज हबीब बनास्पति घी का इस्तेमाल किया जाएगा। हबीब बनास्पति घी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि डबल रिफाइंड तरीके से इसे तैयार किया गया है। विटामिन का ब्लेंड है, इसके अंदर विटामिन ए, डी और ई मौजूद है, और इसके साथ साथ खास तौर पे इसके अंदर ट्रांस फैट जो है वो 1% से भी कम है। मार्केट के अंदर से मिलने वाले बनास्पति के अंदर ट्रांस फैट जो है वो तकरीबन 20% पाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं आपकी हार्ट की हेल्थ बेहतरीन हो तो उसके लिए इंतखाब जो है आपका हबीब बनास्पति होना चाहिए। हबीब कुकिंग ऑयल के हवाले से भी बता दूं, डबल रिफाइंड तरीके से इसे भी तैयार किया जाता है, और खास तौर पे इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होता है। फ्लॉ कैटलिस्ट मौजूद है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतरीन है। विटामिन का ब्लेंड इसके अंदर है, विटामिन ए, डी और ई मौजूद है। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई अच्छा होता है। तो मैं चाहता हूं शेफ जाजेब जो हैं वो अब रेसिपी के हवाले से हमें बताएं। ओके हनान, हमने 2 टेबलस्पून जो है वो हबीब बनास्पति घी विटामिन ए, डी और ई से भरपूर, जिसके बारे में आपने सारी अफादियत उसकी बता दी है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना ग्रेट की हुई लौकी ली है। अगर आपको लौकी ना मिले तो जो कद्दू मिलता है, कद्दू शरीफ जिसे बोलते हैं, आप वो भी लेके ग्रेट करके आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ग्रेट करने के बाद उसका पानी स्क्वीज कर लेना। ये बेसिकली मैंने लिया था तकरीबन 750 ग्राम, मतलब 3 पाव था, और जिसको ग्रेट करने के बाद ये 1.5 कप रह गया। अब इसको ऑयल में इतनी देर फ्राई करना है कि इसका अच्छा सा जो मतलब ग्रीन कलर होता है वो हो जाए। उसके बाद इसको मैं डाल दूंगा दूध के अंदर, और दूध के अंदर बाकी चीजें जो हैं वो भी डाल दूंगा। पहले इसमें पकाया जाएगा, उसके बाद पकने के लिए दूध में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक आपको चीज बता दूं, घी के अंदर इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि हमारी खीर के अंदर एक वो जो रिचनेस आती है ना, जो लोग कहते हैं कि मतलब टिपिकल लगता है कि खोए की बनी हुई खीर है या कोई भी डिजर्ट है, तो वो घी की वजह से उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो घी अगर आपका हबीब बनास्पति हो तो उससे तो टेस्ट जो है वो दोबारा भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको अच्छे से पका लेना है जी। और कब तक ये पकेगा, किस तरह से पता चलेगा? आपको मतलब लगे कि सारा कलर, अब ये देख रहे हैं कि आप कैमरा आपको दिखा सकता है कि इसमें 2-3 कलर नजर आ रहे हैं, कोई लाइट है, कोई डार्क है, कोई बिल्कुल व्हाइट है, कि मतलब ये सारा व्हाइट कलर में चला जाए। ठीक है, ये हरा जो होगा ये व्हाइट हो जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये काफी हद तक तैयार हो चुका है, और इसे हम दूध के अंदर डाल सकते हैं। वैसे इसे हल्की आंच पे मेरा ख्याल से हल्की आंच पे किया जाएगा इसको तैयार। और कितनी देर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मतलब पहली दफा आप बना रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। उससे फिर ये होगा कि इससे ज्यादा अगर करते हैं वो जलना शुरू हो जाएगा, व्हाइट से फिर ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है, और उससे फिर इसका टेस्ट जो है वो मर जाएगा। ऐसे ही है। दूसरी तरफ जब तक आप इसको कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने 4 टेबलस्पून राइस लिए थे, और इनको 1 कप पानी डाल के इतना बॉईल किया कि वो पानी उसी में ड्राई हो गया। बाद में मैंने फोक के साथ उसको मैश कर लिया था, ठीक है। और फिर हमारे पास 1.5 कप चीनी है, आधा कप खोया, और थोड़ा सा इलायची का एसेंस है, ठीक है, केवड़ा एसेंस है, और हरा रंग। और लास्ट पे इसको जो गार्निशिंग करेंगे वो हम करेंगे बादाम से और चांदी के वर्क से, और इसके अंदर थिकनेस लाने के लिए हम डालेंगे साबूदाना। अच्छा, साबूदाना भी इस्तेमाल किया जाएगा आज, और बादाम भी वहां पे पड़े हैं, यानी लज्जत के साथ साथ आज न्यूट्रिएंट भी वैल्यू भी पूरी की जाएगी। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है जनाब। जिस तरह की रेसिपी शेफ जहांजेब की जान से बताई जाती हैं और मुनफरिद रेसिपीज, तो मेरा ये ख्याल है शेफ बहुत सारे लोगों को इन सारी चीजों का पता भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस हम लोग घरों में रहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें अच्छा खाने को मिले, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छे खाने के साथ कोई अफादियत वाला खाना भी मिले, ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या हैं, हमें क्या खाने पे क्या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, क्या क्या कितना कितना मिलता है। अच्छा, अफादियत के साथ साथ ये भी चीजें होती है ना कि जब कोई मेहमान आता है घर पे तो ये कोशिश की जाती है कि अच्छी अच्छी चीजें उसे खिलाई जाएं और मुनफरिद चीजें खिलाई जाएं जो कि उसने पहले ना खाई हों।
तो ये कद्दू का जो खीर कद्दू की बनाई जा रही है, ये भी एक मुनफरिद चीज है। तो मेरा ख्याल तैयार हो चुका है। ये हो चुका हुआ है। अब मैं इसको डाल दूंगा दूध के अंदर, ठीक है, और साथ ही इसमें साबूदाना और बॉयल किए हुए जो चावल हैं उसको भी इसी के साथ ही डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं जी, ये चावल जो हैं और कद्दू जो फ्राई किया गया था कटेड, उसको डाल दिया गया है अब दूध के अंदर, और साबूदाना भी डाल दिया गया है। इसे वैसे सागूदाना कहते हैं कि साबूदाना कहते हैं? इसे सागूदाना कहते हैं। सागूदाना कहते हैं, गाँव से होता है। जी जी। अच्छा, इसे अच्छे से स्टीर कर लिया जाएगा? जी, इसको अच्छी तरह स्टीर किया जाएगा। अब इसको मैं तेज आंच पे थोड़ा सा इतना पकाऊंगा कि एक बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आएगा फिर मैं इसकी आंच कम कर दूंगा और फिर ये खुद ब खुद गाढ़ा होता रहेगा, इसमें गाढ़ा होता रहेगा। और इसके बाद कौन सी चीजें होंगी जो कि ऐड की जाएंगी? अब लास्ट में इसके अंदर खोया और चीनी ऐड करनी है जब ये थिक हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब इसको डिश आउट करेंगे तो फिर बादाम और चांदी के वर्क के साथ इसको जो है वो गार्निशिंग करेंगे। लेकिन मैं इसका जो है चूल्हा थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि कैमरा अपने जो है वो दिखा सके। तो मैं चाहता हूँ आप इसे तैयार करें। कुछ हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आज, और ख़ास तौर पे ताजर जो हैं उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनके साथ तारुफ आपका करवाता चलूँ। हमारे साथ अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि साबिक डिप्टी मेयर भी हैं, और इसके साथ साथ सुप्रीम अंजुमन ताजरान फैसलाबाद जो हैं उनके चेयरमैन भी हैं, और उनके साथ मियाँ आफ्ताब साहब मौजूद हैं जो कि ताजर रहनुमा भी हैं, कचहरी बाज़ार की सरबराही भी कर रहे हैं, और उसको जितने भी मसाइल हैं उसको ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स करके उनको हल करवाने की भी कोशिश करते हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, वेलकम करते हैं आपको। अमीन भट्ट साहब की तरफ मैं जाना चाहूँगा। भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप, आने वाले दिनों को अगर देखते हैं तो क्या लगता है कि लॉकडाउन हो सकता है, और अगर हो जाता है उससे क्या नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, बात यह है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है तो तमाम ताजरों ने इंतज़ामिया का साथ दिया है, और इंतज़ामिया ने ताजरों का साथ दिया है। बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब कोरोना देख लें, जो पहले पोजीशन थी अब वो पोजीशन नहीं है। तो मैं इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब लॉकडाउन का ना सोचें, कारोबार बंद करने का ना सोचें। अब ये देखें जो पिछले दिनों में, पिछले महीनों में कारोबारों का नुकसान हुआ है, गरीब बेरोजगार हो चुके हैं, कोशिश करें कि इसको जल्दी से जल्दी खुलवाएं ताकि गरीबों को रोजगार मिले, और ताजरों को जो रास्ते हैं वो खा चुके हैं, जो दुकानदार किराएदार हैं उनसे किराया नहीं निकल रहा, और उनके बाद जो अपने मुलाजम हैं उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमिश्नर फैसलाबाद से ये लिख के भेजें कि अब कोरोना अल्लाह ताला की मेहरबानी से तकरीबन काबू पा चुके हैं और ख़त्म हो चुका है। तो ये 2 छुट्टियां जो हमने हफ्ता और इतवार भी रखी हैं इसको भी ख़त्म किया जाए ताकि लोगों का कारोबार और जो पिछला खसारा है वो पूरा हो सके। अच्छा भट्ट साहब, क्या कहेंगे, रोजगार स्कीम मुतारफ करवाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपने बात की कि बहुत सारे मुलाजमीन हैं जिनको ताजरों की जानिब से तनख्वाहें नहीं दी जाती, उनके पास पैसे होंगे तो वो तनख्वाह देंगे। अब वो रोजगार स्कीम है क्या कि जितने मुलाजमीन आप के पास काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों के लिए आप कर्ज गवर्नमेंट से जो है स्टेट बैंक से ले सकते हैं, और तकरीबन 3% की शरह सूद के ऊपर उनको दिया जाएगा, और ये बड़ी आसान शराइत हैं मेरे ख्याल से। तो आप क्या कहेंगे, इससे ताजर मुस्तफीद होंगे? अनान भाई, बात यह है कि जो गवर्नमेंट आई हुई है ना, ये सिर्फ बात करती है, काम नहीं करती। बात करने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल करने से काम बनेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ फिर इस गवर्नमेंट से भी, खुदारा अगर आपने 5 साल पूरे करने हैं तो कोई ऐसा काम गरीबों के लिए, ताजरों के लिए, मुल्क के लिए कोई ऐसा कर दें कि लोग थोड़ा बहुत उनको याद रखें। अभी तक ना अमीर आदमी खुश है, ना गरीब खुश है, ना दरमियाना तबका खुश है। हालांकि जो भी जमहूरियत गवर्नमेंट होती हैं वो कोशिश करती हैं कि मुल्क में तरक्की हो, कारोबार चले, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया भट्ट साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा
हाजिर होंगे आपके पास और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। मुआशी सूरत हाल और इसके साथ साथ ताजरों को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। हमारे साथ मियाँ आफ्ताब अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मियाँ साहब क्या कहेंगे, कचहरी बाजार की जब भी बात की जाती है तो वहां के ताजरों के मसाइल के अंबार लगे हुए हैं लेकिन उनको हल नहीं किया जा रहा। कौन से मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल हैं, हल करने के लिए क्या तजावीज़ जो हैं वो ताजरों की जांच से इंतजामिया को दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान साहब आपका और सिटी 41 का शुक्रिया, आपने दावत दी, मौका दिया हमारे जो भी मसाइल हैं उन पे बात करने के लिए। देखें अनान भाई, बात ये है कि कचहरी बाज़ार एक ज़माने में हम इसको वीआईपी बाज़ार का दर्जा देते थे और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे शॉपिंग करने के लिए वीआईपी बाज़ार में। लेकिन इस बाज़ार में जिसमें हमारे ताजर 2 नंबर लीडरों का बहुत किरदार है, इंतज़ामिया का भी एक हिस्सा है इसमें कि इनक्रोचमेंट के यहाँ ढेर लग गए, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है वहाँ, और काउंटर्स माफिया इतना ज़्यादा मुतहर्रक हो गया, 2 नंबर बिजनेस इतना मुतहर्रक हो गया जिसको मौजूदा कोई भी, चूँकि वहाँ कोई इलेक्टेड लीडरशिप नहीं है, इलेक्टेड सदर नहीं है, इस वजह से वो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बाज़ार में एक इलेक्टेड मेंबर्स सदर बने और बन के इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात करके पार्किंग का एक बेहतर निज़ाम बनाया जाए, जिसमें डिस्कशन करके कि हमें इंतज़ामिया कोई पार्किंग के लिए जगह दे और वहाँ एक वार्डन्स मुतय्यन किए जाएं जो हर वक्त वहाँ उसको देखें। और मेन मसला वहाँ पार्किंग का है जो और इंक्रोचमेंट का। हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं, जब तक हमारी मुंतखब क़यादत नहीं आती जिसको 15-20 दिन लग जाएंगे, मौजूदा जो भी क़यादत है उससे मुज़ाकरात करके पार्किंग और इंक्रोचमेंट का खात्मा किया जाए, जिससे इस बाज़ार के ताजरों के मसाइल ख़त्म हों। मौजूदा क़यादत की जब बात की जाती है वहाँ पे तो 3-3, 4-4 सदर बने हुए हैं, कई चेयरमैन बने हुए हैं, इंतज़ामिया करे तो करे किसके साथ? मतलब हनान भाई, यही सबसे बड़ा मसला है कि हर बंदा जिसको 4 या 5 बंदों की हमायत हासिल है या 10 बंदों की हमायत हासिल है, वो एक कट करके सामने तो अपने सदर बन जाते हैं। यहाँ इस वक्त मुझे जो जहाँ तक पता है 5 से 6 सदर हैं। मेरे काबिल एहतराम मेरे ताजर भाई हैं, लेकिन जमहूरियत में सबसे बड़ा हुसन होता है इलेक्टेड मेंबर हो जो सबकी जिसको हमायत हासिल हो और वो मसाइल का हल करे। वैसे कभी बैठ के इनके साथ डिस्कशन नहीं की कि सबको खड़ा कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट लेके जाएगा? जी, इसी सिलसिले में कल हमारी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है जिसमें सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं और अनाउंस हो गया है कि जो मौजूदा सदर हैं वो मुस्तफ़ी हो गए हैं और नया इलेक्शन हम अगले चंद दिनों में अनाउंस करने जा रहे हैं, जिससे एक अच्छी क़यादत सामने आएगी जो इंतज़ामिया के साथ पॉजिटिव बात करेगी, इंतज़ामिया की से मसाइल डिस्कस करेगी अपने, और इंशाअल्लाह ताला ताजरों के मसाइल हल करेगी। अच्छा, क्या समझते हैं कि इंक्रोचमेंट का अमल दखल कितना था कचहरी बाजार में? अभी तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी गई है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारा जो माफिया था एक जो कि उन काउंटर्स से पैसे लेता था, वो भी जो है वो काफ़ी नाला नज़र आता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, दुनिया पूरी में जो भी कंजेस्टेड एरियाज होते हैं वहाँ कभी भी ना तो पार्किंग होती है ना कभी वहाँ ट्रैफिक गुजरती है। एक वहाँ से ओनली वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए इंतज़ामिया एक पार्किंग का करीब तरीन इंतज़ाम करती है। तो इस मसले का मेन हल ये है कि हमें पार्किंग के लिए गवर्नमेंट जगह दे। ताजर, मैं ऑफर करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट हमें जगह दे, ताजर अपनी मदद आपके तहत उसको पार्किंग प्लाजा बनाएंगे और वहाँ पार्किंग का इंतज़ाम होगा, जिससे एक इंतज़ामिया का भी मसला हल होगा कि ट्रैफिक रुकती है, पार्किंग गलत लगी हुई होती है, और ताजरों का भी मसला हल। अच्छा, वहाँ पे झैल घर की जगह भी मौजूद है और कई दफ़ा ताजरों ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे तो पैसे हम लगाएंगे और वहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा तैयार कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, उस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए कौन? बिल्कुल लेना चाहिए। हम पिछले दिनों DCO साहब थे, मेंगल साहब, हमने ये प्रपोजल बना के उनको दी
और अमीन भट्ट साहब मेरे भाई हैं, इनको भी जब ये डिप्टी मेयर थे और मेयर साहब, इनसे मीटिंग करके हमने कहा जी हमें ये वो जगह दे दें, हम अपनी मदद आपके साथ बनाएंगे। और इस तरह की बेशुमार जगह मौजूद हैं शहर के करीब तरीन, तो उससे मसला हल हो जाएगा। हम आज भी इंतजामिया को ये अपनी ऑफर करते हैं कि आप हमें जगह दें, हम अपनी मदद आपके तहत, उससे कोई नफ़ा नहीं लेंगे, उस जो भी उससे इनकम होगी वो उसी पे ही लगाएंगे। तो आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए कि ये हमारी ऐवान बाला तक बात पहुंचाएं, ताकि हमें कोई पार्किंग के लिए जगह दें और हम उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल करें। क्या कहेंगे मियां आफ्ताब साहब, एक लंबे अरसे तक यूनियन के पास पार्किंग रही, जब वहां से पार्किंग कंपनी को कचहरी बाजार से निकाला गया, वहां से जनरेट जो इनकम जनरेट होती थी, हजारों मोटरसाइकिलें बट साहब वहां पे लगाई जाती थी। बट साहब से मैं पूछना चाहूंगा, बट साहब वो सारे पैसे कहां पे जाते हैं, कौन सी यूनियन है, और वो लाखों रुपए जो इकट्ठे किए जाते हैं और किस जगह पे लगाए जाते हैं, उसका हिसाब किताब क्या होता है? नान भाई, बात यह है कि हम ताजर हैं, वर्कर भी हैं। आप ये देखें कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है। अगर मैं कहूँगा तो फिर ताजर लोग कहेंगे भट्ट साहब ने सही बात कर दी है। देखिए, कचहरी बार से कोई ये नहीं होता कि एक दिन में कोई 1000-2000 इकट्ठा हुआ, हजारों रुपया उधर इकट्ठा होता था। सर मेरा ख्याल है लाखों इकट्ठे होते हैं। मैं हजारों कह लें, लाख कह लें, या एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि इधर इंतजामिया भी तो मौजूद है ना, हमारे SSP हैं, RPO है, DCO हैं, तो उनको ये जो जवाब मुझसे पूछ रहे हैं, ये अगर सवाल उनसे पूछते हैं ना तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। अगर मैं कहूंगा कि ये प्राइवेट बंदे खा गए तो फिर लोग कहेंगे भट्ट साहब वो खिलाफ हो जाते हैं, ताजर ही ताजर के खिलाफ बात कर रहा है। ये बात आप DCO से पूछे, कमिश्नर से पूछे कि भाई इनको किसने ज्यादा दी थी कि भाई जगह सरकारी हो और बाजार भी सरकारी हो तो प्राइवेट बैठ के खड़े हो गए। अगर उनको कोई सियासी हाथ था, किसी MNA का या किसी MPA का, तो उसके बगैर ये नहीं लग सकती। किसी ना किसी का हाथ था। वो पैसे कौन ले रहा था, किसके पास गए हैं, मैं 41 के साथ ये मुतालबा करता हूँ एक अपना कमिश्नर साहब से कि ये इंक्वायरी करें, वो इतना कमेटी पैसा तश्कील दी जाएगी, इकट्ठा हुआ था वो कहाँ गया, और वो पैसा अगर इकट्ठा हुआ था, इकट्ठा हुआ है, तो वो फौरी सरकारी फंड में जमा होना चाहिए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहता हूँ, आपकी वसासत से ही, 41 की वसासत से ही, कमिश्नर साहब से ही, कि जिस तरह कमिश्नर साहब ने कहा हमने बात मानी ताजरों ने। आजकल हमारे शहर में अफवाह आ रही है कि फलां 25 तारीख को लॉकडाउन होने जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। देखें, अगर ये अफवाह है तो ये अफवाह ही होनी चाहिए, क्योंकि अब बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता। मैं इंतजामिया को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह छोटी ईद को रश होता है ना, इस तरह का रश बाजारों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ी ईद में सिर्फ कारोबार होता है 2-4 दिन, ईद से पहले ही खत्म हो जाता है। तो अगर इन्होंने इसलिए बंद करना है कि जब जिस तरह छोटी ईद पे रश होता है तो बड़ी ईद पे भी होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरी AC साहब से बात हुई थी, उन्होंने कह दिया है कि कोई 25 तारीख को शहर बंद नहीं हो रहा। तो मैं कमिश्नर साहब भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई उनको पीछे गवर्नमेंट से हुई कोई अगर कोई आए इंस्ट्रक्शंस या कोई ऑर्डर आए, तो बराए मेहरबानी हम उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। तमाम दुकानदार ताउन कर रहे हैं, तमाम तंजीमों ताउन किया है, तमाम शहर वाले उनसे ताउन कर रहे हैं। तो शहर बंद ना करें। पहले ही लोग बेरोजगार हो चुके हैं, पहले ही लोग तंग आ चुके हैं। तो ईद के बाद तमाम का तमाम जो 2 दिन भी है ना, हफ्ता और त्वार, उनको भी खत्म कर दें। दूसरी बात, जब हफ्ता और त्वार को बंद करते हैं, जब सोमवार को बाजार खुलता है तो ट्रैफिक फंस जाती है, लोड बढ़ जाता है ना, और ट्रैफिक का लोड बढ़ने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। बट सब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो आज कद्दू की खीर तैयार की जा रही थी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और उससे उठने वाली महक जो है, जो अरोमा उठ रहा है, उससे दिल ललचा रहा है। और शेफ़ जहांजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ़, कहाँ तक तैयार हो चुकी है? और महक तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, टेस्ट भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा उम्मीद करते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा हनान, खीर हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब लास्ट पे इसके अंदर क्वार्टर चाय का चम्मच इलायची का एसेंस, ठीक है, और साथ में क्वार्टर चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस, ठीक है, ये इसमें डालना है ताकि आपको वो जो बाजार में एक होती है ना खीर, बाजार की खीर का फ्लेवर, वो केवड़ा एसेंस और इलायची एसेंस से ही आता है, ठीक है। मतलब यूं महसूस होगा जैसे आप रेस्टोरेंट की खीर ही खा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब ये खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट पे क्वार्टर चाय का चम्मच इलायची का एसेंस और क्वार्टर चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस डाल दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा और जब इसको सर्व करेंगे अगली ब्रेक में, तो बादाम और चांदी का वर्क जो है वो ऊपर लगा दूंगा। मैं कहता हूं बल्कि जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि ब्रेक अगली नहीं होगी, ये लास्ट सेगमेंट है हमारा। तो इस सेगमेंट के अंदर हमें तैयार करके इस चीज को प्रेजेंट भी करना है ताकि हम ऑडियंस को दिखा सकें। तो हमारे गेस्ट जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और मजीद गुफ्तगू जो है जो ताजरों को दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से करेंगे। तो हमारे साथ मियां आफ्ताब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप मियां साहब? बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस लॉकडाउन के दौरान और SOPs को अमल दरामद करवाने के दौरान देखने को मिलती है। जैसे ब्रेक में आपकी जांच से बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो कि ना तो सरकारी मुलाजमिन होते हैं ना अफसरान होते हैं, वहाँ पे आके लॉकडाउन पे अमल दरामद करवाने की कोशिश करने के बहाने पैसे ले जाते हैं। वहाँ पे किस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं? हनान साहब देखें, जिस तरह ताजरों ने लोकल गवर्नमेंट के साथ तावन किया है SOPs के फॉलो करने के लिए, उतना तावन किसी ने नहीं किया। हमने अपने दुकानों के अंदर मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग कर दी हुई है। अब होता ये है कि मुख्तलिफ दुकानों पे बहुत सारे लोग जो अपने आप को सरकारी मुलाजमीन या इस तरह के दूसरे इदारों का नाम लेके आते हैं, आप SOP पे फॉलो नहीं कर रहे, आप SOP फॉलो नहीं कर रहे, निकलें बाहर, सारे कस्टमर भी बाहर निकलें और सारा स्टाफ भी बाहर निकले, हमने दुकान सील करनी। वो बेचारे दुकानदार पहले ही पिसे हुए डर जाते हैं। वो कहते हैं भाई खुदा का वास्ता हमारी दुकानें ना बंद करें, सील ना करें। वो बाहर मुजरमी की तरह खड़ा कर देते हैं, फिर आप अंदर चले जाते हैं। आता है एक बंदा, जी मुझे 5,000 रुपये दे दें, मुझे 10,000 रुपये दे दें, वो पैसे बटोर के चले जाते हैं। अच्छा, ये सिस्टम यानी बाजार के अंदर शुरू है जी, ये तो रोज़ाना का मामूल बन गया। हम आपकी वसासत से सिटी 41 की मार्फत से ये मुतालबा करते हैं AC साहब से, कमिश्नर साहब से, बराए मेहरबानी ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करें और उनको पकड़ें। ये तो खौफ और राज फैला रहे हैं। वैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब वो आपके पास आते हैं और इस तरह की डिमांड करते हैं उसकी वीडियो बना ली जाए या तस्वीर बना ली जाए ताकि ज़िले इंतजामिया तक हम पहुंचाएं कि ये लोग हैं जो बहुत सारे दुकानदारों के पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं। और जो बाज़ दफ़ा तो मैं आपके चैनल पे वो बातें नहीं कर सकता कि ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर सरकारी लोग लगते हैं, लेकिन वो अब पैसे बटोर के चले जाते हैं। वो ऐसे वाकयात भी होते हैं कि हम लोग उस पे SOP पे अमल करवाते हैं। किसी कस्टमर को कहते हैं जनाब आप मास्क ना पहने, मास्क पहन के अंदर जाएं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कहती दुकानदार आपको भी, आपके खिलाफ भी पर्चा देंगे, इसके खिलाफ भी पर्चा देंगे। तो इस तरह के मामला जो है इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए ताकि ताजरान बिला खौफ अपना कारोबार जारी रख सकें। बट साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि मियाँ आफ्ताब साहब हमारे भाई हैं, शरीफ आदमी हैं। मैं तो काले दौर से सियासत कर रहा हूँ। काले दौर से जब मैं फारग हुआ तो अब CC1 का चेयरमैन नाज़म बना, बल्कि नैब नाज़म बना शुरू में। तो मुझ में और मियाँ साहब में ज़रा थोड़ा फ़र्क ये है कि मैं थोड़ा दिलेर भी हूँ। मैं मियाँ साहब से अब ये कहूँगा कि अगर कोई इस किस्म का बंदा आए तो आप दरवाज़ा बंद कर दें, बंद करके मुझे भी फ़ोन करें और मैं और इंतज़ामिया इनको पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह कोई बंदा भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन होता यह है कि बाद का जो इन्होंने पुलिस लाइन से पुलिस लगाई है वो भी नकारा पुलिस है। मियाँ साहब तो कह रहे हैं ना कि ये वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो बाद का मैंने खुद देखा है कि वो पुलिस वाले भी हैं। उनको कोई पता नहीं है मियाँ आफ्ताब कौन है, उनको ये पता कि हमने पैसे कैसे लेने हैं। मैं आपकी वसासत से
आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद बहुत नाइस शख्स हैं और फैसलाबाद के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। जिस तरह मियाँ साहब ने ताजरों की ये प्रॉब्लम बताई है, प्लीज़ हर बंदा कोशिश नहीं करता, जुर्त नहीं करता, तो मैं जुर्त कर सकता हूँ। मेरे जुर्त के साथ साथ आरपीओ और सीपीओ को चाहिए कि जो पुलिस वाले जो आप पुलिस लाइन से भेज रहे हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, हमने कैसे खड़े होना है, कैसे तमीज़ से बात करनी है, उनको कोई तायरों की बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तो ये पैसे की बात है ना, मैं आपकी 41 की वसासत खुल्लम खुला कहता हूँ, वो पैसे लेते हैं, गलियों में फिरते हैं कि कौन सी दुकान से हमने पैसे लेने हैं। देखें, हमने ज़्यादा ली हुई है डीसी साहब से, एसी साहब से, और एसी साहब नहायत शरीफ आदमी और इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो मुलाजमीन कहते हैं कि हमने इजाजत ली? नहीं, हमने इजाजत ली है लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। अच्छा। 8 बजे के बाद उनको यही नहीं पता पुलिस वालों को कि हमने दुकानदारों को इजाजत है। वो जब जो उनको गाड़ी को पकड़ लेते हैं लोड करते हुए, तो आगे जाके 7,000 या 2,000 लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं फिर अपना आरपीओ और सीपीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस किस्म की जो पुलिस है, जो आप पुलिस लाइन से भेजते हैं, इनको या तो समझाएं, तो यहाँ फैसलाबाद सिटी में उनको ना भेजें, इनको कोई बाहर इलाके में भेजें जहाँ पे उनको कोई देखने वाला ना हो। तो थाने की जो पुलिस है उनको तमीज़ भी है, उनको पता भी है कि हमने ताजरों के साथ कैसे मीटिंग करनी है। और मैं आपकी वसासत से मैं मजीद बताना चाहता हूँ कि एसी साहब की मेहनत से, एसी साहब की इजाज़त से 8 बाजारों में गेट लग रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये आपकी जान से ब्रेक में भी बताया गया था कि 8 बाजारों में अगर गेट लग जाते हैं उससे बहुत सारे मसाइल हैं जो हल हो जाएंगे। ऐसी ट्रैफिक जिनका दाखिला ममनू है उनको रोका जा सकेगा। अगर मोटरसाइकिलें अंदर आने की इजाजत नहीं तो गेट बंद होगा, वो अंदर कहां से आएंगी? सिर्फ पैदल गुजरने की इजाजत। नान भाई, बात यह है कि ये हालांकि ये गेट हमारे लिए, हमारे कारोबार के लिए बेहतर नहीं थे, मुफीद नहीं थे। बाद कचहरी बाजार के लिए मुफीद होंगे, रेल बाजार के लिए मुफीद होंगे, किसी के लिए भी मुफीद नहीं, किसी के लिए भी मुफीद। मैं बताता हूँ ना, रेल बाजार में इसलिए वो सुनहरे की दुकानें हैं, दुकानदार का गाड़ी आई वो चल गई, गाहक आया वो छोड़ के चला गया। लेकिन हमारे जो कारखाना बाजार है, मिंटू बाजार है, जंग बाजार है, मीपर बाजार है, भोना बाजार है, उसके लिए ये गेट मुनासिब नहीं है। लेकिन क्योंकि कोरोना है, बाजार बंद करने से बेहतर है कि इंतजामिया की बात मान ली जाए, और हमने मान ली है। बात यह है कि हम गवर्नमेंट की बातें मान भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना मोटरसाइकिल कंट्रोल हो रहा है, ना कोई कार कंट्रोल हो रही है। इसी सब बेचारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं अकेले। तो मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सिर्फ एसी साहब ने मेहनत करनी है तो उनके साथ आप पुलिस भी लगाएं, आप वार्डन भी दें उनको, आप उनको जो पुलिस थाने की है वो भी साथ दें। अच्छा भट्ट साहब, वार्डन से याद आया, सीटीओ नजर नहीं आते आजकल। या तो मेरे ख्याल में देखे, वो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैं डिप्टी मेयर था तो वो मेरे साथ खुद बाजारों में चक्कर लगाते थे। आज जब से वो दोबारा आए हैं तो वो बहुत कम नजर आए हैं, लेकिन वो मेहनती आदमी हैं। लेकिन जो उनका अमला है, आप 41 को कभी भी ले जाएं या आज ये ले जाएं, तो आपको यहाँ तो वो गर्मी की वजह से काम नहीं कर रहे। देखें, बात यह है कि ईद है तो वो भी इंसान ना, ईद है, लेकिन ईद पे जब ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो राज तो बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कमिश्नर फैसलाबाद से, जो हफ्ता और इतवार की छुट्टी है ना, इसको ख़त्म करें, और ख़त्म होनी भी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन है ना, कोरोना की वजह से 2 छुट्टियाँ ना। एक तो 24 घंटे काम करने दें लोगों को, टाइमिंग ना फिक्स की जाए, टाइमिंग फिक्स ना की जाए, वार्डन अपनी ड्यूटी मुकम्मल करें, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी मुकम्मल करें, तो इंशाल्लाह ना कोई रश पड़ेगा, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर 24 घंटे लोग काम करेंगे, एक तो जो
मैंने आपको पहले बताया कि 3-4 महीने में लोगों का कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है। हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे कारोबार बेहतर हो, जिससे मुल्क तरक्की करे। लिहाजा ये आपकी जो चैनल है, इस चैनल से हमारे शहरियों को, हमारे फैसलाबाद के ताजरों को हमारी सुनाई हो जाती है। अल्लाह करे जिस तरह मियाँ आफ्ताब साहब ने अपने कचहरी बाजार के मसले बताए हैं, जिस तरह मैं पूरे शहर के आपको मसले बता रहा हूँ, इससे बताने से कम ये चैनल आपका इंतजामिया वाले खुद देखते हैं। शायद वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें ना लें, आपके चैनल से जब खबरें चलती हैं तो फौरी एक्शन हो जाता है। गरीब आदमी का भी भला हो जाता है, कारोबारी ताजरों का भी भला हो जाता है। लिहाजा रिक्वेस्ट है कि जो 2 छुट्टियां हैं हफ्ता और त्वार की, इसको ख़त्म करने और 24 घंटे के लिए काम करने दे। तो जो रश की वजह से जो कह रहे हैं ना कि ईद पर रश पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ कोई रश नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे इनको मतलब संजीदगी से सोचना चाहिए। एक सब्ज़ मंडी है, मैं बार बार कह चुका हूँ आपकी 41 की वसीयत पे कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। दूसरी बात, जहाँ पे ये हमने जो मंडियाँ लगानी है, मवेशी मंडी जो लगानी है, वहाँ पे रश होगा। वहाँ पे सोचें कि हमने वहाँ पे कंट्रोल कैसे करना है। ये शहर को बंद करने की बजाय उधर तवज्जो दे कि रश उधर होना है। 8 बाजारों में तो रश खत्म हो जाना है। जो गरीब लोग हैं उन्होंने पीछे चले जाना है, यहाँ से वो बेचारे काम करने आते हैं। ताजरों ने 8 दिन पहले जो कपड़ा बेचना होता है या जो खरीदारी होती है वो हो जाती है और ईद के करीब जाके वो खत्म हो जाता है सिस्टम। तो हमारी खीर जो है, आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है और बड़ी जबरदस्त टेक्सचर इसका लग रहा है और महक भी अच्छी आ रही है। तो भट्ट साहब आपको भी खिलाएंगे, टेस्ट करवाएंगे और देखते हैं हमारे शेफ जो हैं उन्होंने कैसी खीर जो है तैयार की है। मियाँ आफ्ताब साहब को भी खिलाएंगे, चिखाएंगे, क्योंकि हमारे सेट पे मियाँ आफ्ताब साहब पहली दफ़ा आए तो मीठा तो खिलाएंगे उनको। तो बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी और मियाँ आफ्ताब साहब आपका भी, आप आज के शो के अंदर आए और ताजरों के मसाइल जो हैं वो बयान किए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।